आपके लिए देखिए सिलोज, जिसे आप साइलो बोलते हैं, है ना, बट साइलो होता नहीं, प्रोनाउंसिएशन इनका सिलो है, CSEELO, सिलो। इनका जन्म 1832 में हुआ, 12 दिसंबर 1832, और ये वो दौर था जब गैलोस दुनिया में नहीं है। उसी के अराउंड 1832 गैलोस की डेथ हुई, और कैसे डेथ हुई ये मिस्टीरियस है। बट 1832 में सिलोज का जन्म हुआ, और ये अराउंड 1862 to 63 ये जो है इनके सारे रिसर्च वगैरह आने लगे। बट उस समय ये हाई स्कूल के टीचर थे, और आपको जान के आश्चर्य हो सकता है कि हाई स्कूल का टीचर उसको बढ़ा सकते हैं। एक हाई स्कूल का टीचर, ठीक है ना, ऐसी चीज पे काम कर रहे थे, वो जितने भी रिसर्च पेपर उस समय चल रहे थे उसको पढ़ रहे, रिसर्च पेपरों को पढ़ाने के बाद उस समय मिलता था स्कूल में, तो उसके बाद वो क्या करते थे, जितने भी रिसर्च में थे इसमें ग्रुप में एल्जेब्रा में जैसे कि उस पर वो काम कर रहे थे और अपनी बात को कर भी रहे थे, और बाई एक्सीडेंटली उस पर ध्यान हो, जैसे नहीं रिकॉर्ड होगा नहीं अपलोड होगा, आप पढ़ लीजिए। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सिलोज टीचर ऑफ हाई स्कूल, बॉर्न इन 12 दिसंबर 1832, क्रिस्टियानिया एक जगह है, क्रिस्टियानिया, ये नॉर्वे में है, ठीक है ना, वहाँ मिलकर चल। बट अराउंड 1862 to 63 ये अपने रिसर्च पेपर देने लगे थे, और 1869 में ऐसा हुआ एक बार इनको प्रोफेसरशिप की चेयर दी जा रही थी, बट जो भी डिस्प्यूट रहा होगा तो हुआ नहीं ऐसा। इसके बाद इनके शिष्य जो इनके जितने भी शिष्य रहे उसमें से एक शिष्य का नाम सोफी ली, ये प्रोनाउंसिएशन इनका ली है, और ली जिन लोगों ने एमएससी किया होगा, जिन्होंने मैनीफोल्ड वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें ली एल्जेब्रा ये इनका ली एल्जेब्रा। इन्होंने क्रिस्टियाना यूनिवर्सिटी में चेयर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए काफ़ी तरीके से नहीं बोलते कि यूनाइट करना लोगों को क्रिएट की गई, और जैसे रिटायर हुए एट द एज ऑफ 65, सिलो जब हाई स्कूल से रिटायर हुए तो उनको ला करके उस पोस्ट पर बैठा, और उसी दौरान 1872 में इनकी वो थ्योरम आ गई, जिसे आप पढ़ेंगे, है ना, और इसमें काफ़ी चर्चाएं भी हुई, और चर्चा इसलिए भी चल रही थी क्योंकि हाई स्कूल की टीचर, तो इसमें था कि फॉर ईच टेक्स्ट दे दी गई, जिसे कोशिश ने लिखा, और आप भी जानते हैं फॉर ईच प्राइम पी की बात हो रही, फॉर ईच प्राइम पी P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिवाइड ही न करे, डिवाइड नहीं करेगा तब तो कोई बात भी नहीं होगी, है ना, वो गाना सुना, अगर होते तुम जो दुश्मन कोई बात ही नहीं, डिवाइड नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे 15 को 7 डिवाइड नहीं करेगा तो 7 की तो आप बात ही नहीं करेंगे 15 की, लेकिन अगर 3 डिवाइड कर रहा है 3 के लिए आप सोचेंगे, 5 के लिए सोचेंगे, तो फॉर ईच प्राइम पी इसलिए शर्त दी गई कि इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन जी हैज
एलिमेंट्स एंड सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P। तो P ऑर्डर का उसके पास सबग्रुप भी होगा और एलिमेंट भी होगा। तो जैसे कोई ग्रुप है G is 50, है ना, 3 into 5, तो आप क्लियर रहिएगा कि इसके पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट जरूर होगा और इसके पास 5 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा। एंड इफ आप जानते भी हैं, इफ ग्रुप हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, definitely it will have subgroup of order D, and number of such subgroup of order D is equal to total number of element upon phi of D, टोटल जितने एलिमेंट upon phi of D। बट अगर प्राइम, उसमें प्राइम होना जरूरी नहीं है। अगर D ऑर्डर का एलिमेंट है, किसी भी ग्रुप के पास अगर D ऑर्डर का एलिमेंट है, तो जो D ऑर्डर का सबग्रुप बनेगा डेफिनेटली साइक्लिक होगा। If G has element of order D, then definitely G will have cyclic subgroup of order D, and number of such cyclic subgroup is equal to total number of element upon phi of D। यह प्राइम की बात हो रही थी, तो इसका मतलब क्लियर है कि G के पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी है और सबग्रुप भी है, 5 ऑर्डर का एलिमेंट भी है और सबग्रुप भी है। तो ऐसे कितने होंगे, ठीक है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फॉर ईच प्राइम P divides order of G, then G has element and subgroup of order P। आप यहाँ तक तो क्लियर हो ये आएगा। बट हम लोग फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। आप फर्स्ट थ्योरम को देखिएगा। लेट ऑर्डर ऑफ G is P power n into n। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इस तरीके से लिख के दिया जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे 60 दे दिया, तो 60 मीन्स 12 into 5, 12 2 square into 3 into 5 तो 60 के साथ आएगा। तो ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे लिख के दिया जाएगा। करेक्ट, लेट ऑर्डर ऑफ G is P power n into m, where P is prime and P does not divides m। P does not divides m आपने लिखा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि m में कोई P टाइप का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर P m को डिवाइड कर देता तो P टाइप का फैक्टर आ जाता, क्योंकि जो पावर P पावर n है वो बढ़ जाता। ये बात आपको पता है। अगर m को डिवाइड करता, जैसे है ना कि 2 divides 4, इसका मतलब फैक्टर इसमें है, तो डिवाइड नहीं करा मींस फैक्टर नहीं है, मींस ये P पावर n plus 1 into something नहीं लिख पाएंगे। तो डज नॉट डिवाइड्स का मतलब ये कह रहा है कि दिस implies what we can write this G as P power n plus 1 into say R। तो ये नहीं लिख पाएगा, इसका मतलब ये, ठीक है ना। तो does not divides P, let order of this P power n into m where P is prime and P does not divides m। अब आप लिखिएगा let P power या if P power n divides order of G, क्लियर है, दिख ही रहा है इसमें, बट P power n plus 1 does not divide order of G। ये जो लाइन हम लोगों ने लिख दी है वैसे जो it does not divide order of G, then G has zeros P subgroup of order P power n, then G has zeros P subgroup of order P power n। अब आप सोच लो कि अलजेब्रा में अब जो सबग्रुप था उसे P सबग्रुप भी कहा जाएगा, zeros P सबग्रुप। ये बात ये zeros P की कैटेगरी में आएंगे फॉर प्राइम।
तो देन जी हैज zeroth p सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p पावर n। अब दूसरा था कि फिर ऐसे कितने सबग्रुप, जैसे जब ये हुआ कि p पावर n ऑर्डर के सबग्रुप आएंगे तो फिर हुआ कि ऐसे कितने सबग्रुप, तो आप लिख सकते हैं आगे, हम लोग एक मर्ज करके लिख लेते हैं सारा। एंड NP means number of zeros p subgroup, NP is here। आप एकदम आराम से समझना ना, कोई जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन आते हैं इससे। एंड NP is the number of zeros p subgroup। ये जो आप लिखा ना कि G has zeros p subgroup, तो फिर कितना, जैसे आप कहें कि हम 10 के नोट रखे हैं, हम बोलेंगे कितना, तो बताएंगे ना। अब बोले 10 की नोट रखे हैं, 0 नोट रखे हैं, 10 बाद में बोल दिया 10 की नोट रखे हैं एंड नंबर ऑफ नोट्स इज व्हाट 0, तो फिर सभी लोग रखे हैं। तो ऐसे कितने NP, और NP क्या था 1 प्लस KP, 1 प्लस KP, KP है पूछा जरा KP, तो पीछे से आ जाएगी J खाई दे KP, where K पे रिस्ट्रिक्शन है कि K is non-negative integer, means K belongs to n union 0। आप एकदम चेहरे पे सिकन नहीं लाएंगे, चल क्या रहा है ना, आप इसको एंजॉय करिए कि अच्छा ये चल रहा है। तो when K belongs to n union 0 means K is non-negative integers, provided except provided NP divides order of G, NP divides order of G। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, जो M बचा है आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये किसको डिवाइड, तो कैलकुलेशन थोड़ा शार्ट हो जाता है। दैट इज आप लिखते हैं कि NP is congruent to 1 mod P, ये नंबर आप लेते हैं, तो NP divides order of G, that is 1 plus KP divides order of G। अब K की वो मान, अगर मान लीजिए K 0, K belongs to n union 0 है, तो K 0 के लिए डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में NP का मान कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो आप लिखेंगे कि when NP divides order of G only for K is equal to 0, इंटरेस्टिंग लाइन है ये, when NP divides order of G only for K is equal to 0, this implies NP is what 1, NP का मान 1 आएगा उस केस में, and this implies Zeros P subgroup is unique, Zeros P subgroup is unique, अकेला होगा, and hence ये, और इसलिए नहीं कि अकेला इसलिए नॉर्मल होगा, तो जितने Zeros P सबग्रुप जब यूनिक आते हैं तो सब नॉर्मल होते हैं, ये टेस्टिंग है। और नॉर्मल होने की क्या कंडीशन होती है, कोई सबग्रुप कब नॉर्मल होता है, बराबर हो H is normal in G when left shifting is same as right shifting for each and every element of G। G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग बराबर, मींस लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट। आप इसकी बात करते हैं, तो जब यूनिक आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, यूनिक आया तो नॉर्मल होगा। आप ऐसा देख लेंगे कि ग्रुप दो तरीके के होंगे, अबेलियन या फिर नॉन अबेलियन, तो आप देखेंगे जो जो नॉर्मल आ रहे हैं सब यूनिक। P1 P की हम लोग बात कर रहे हैं, अब से किसी ग्रुप में 15 ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग P की बात कर रहे हैं। अगर यूनिक है तो क्या होगा, वो नॉर्मल। ये सब आप देखेंगे तो उनकी जो टोटल संख्या होगी
एनपी होगी, एनपी इज 1 प्लस केपी। प्रोवाइडेड शर्त है, शर्त क्या है कि एनपी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, दैट इज 1 प्लस केपी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। इसको डिवाइड करेगा वो शर्त रखी गई। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलिए और देखिए इसको। एक छोटे से एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 6 और आपसे कुछ कहा न जाए। कल हमने एक पेज भेजा है आपको, क्या सुबह भेजा है? अच्छा, पेज नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, गाना याद है आपको? हमारे एंथनी का एक गाना था ना, होली नंबर 420 का। तो उसमें आपको आज का टास्क दिया गया है कि 20 ऑर्डर तक के टोटल जितने ग्रुप हैं आपको सब याद करना है। छोटे बच्चों की तरह आप याद करिएगा। इसके बाद बताया जाएगा आपको कितने उसमें अबिलियन है और कितने नॉन। ये जो है आपको आंसर करने के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है, अगर याद रहता है तो। लेट ऑर्डर ऑफ G6 एंड अप टू आइसोमॉर्फिज्म, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जो कि आप जानते हैं इसलिए इसे लिख लेंगे। अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6। अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है नॉन आइसोमॉर्फिक। नॉन आइसोमॉर्फिक जब भी अप टू डेट की बात की जा रही मीन्स अभी नहीं, जस्ट पहले की बात हो रही है। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 मींस नॉन आइसोमॉर्फिक। और हाइलाइट ग्रुप नॉन आइसोमॉर्फिक कब कब हो सकते हैं? देयर आर 3 केसेस इन व्हिच finite group are not isomorphic to each other, either order is distinct या तो ऑर्डर उनका डिस्टिंक्ट हो जाए, दूसरा है कि उसमें एलिमेंट डिफर कर जाए, तीसरा है कि एलिमेंट डिफर करने का मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर तीसरा है नेचर ही मिसमैच कर जाए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो ग्रुप के फाइनाइट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होने की जो शर्त है वो ये है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर एंड बोथ हैव सेम नेचर, नेचर सेम होना चाहिए उनका। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 और one is isomorphic to Z6 and another is isomorphic to S3 or D6। ये दो प्रश्न। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि इस पूरे यूनिवर्स में 2 ही ग्रुप नहीं है 6 ऑर्डर के। 6 ऑर्डर के 2 ही ग्रुप है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। आप छोटे स्कूलों में पढ़े होंगे, अभी तो बहुत सही सिस्टम है। पहले होता था कि जितनी बालिकाएं हैं इस रो में खड़ी हो जाए, ठीक है, जब प्रेयर वगैरह कुछ होता था बालक इस रो में खड़े हो जाए। तो जो बालिकाओं का रो था ये क्लास भी तो रिप्रेजेंट कर रहा था एक लाइन। तो इसमें ऐसा नहीं क्या किया था, इसमें बहुत सारे बच्चियां थी और इसमें भी बहुत सारे बच्चे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z6 इज सेम एज नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू S3। इसमें आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जितने लड़के उतनी लड़कियां किसी क्लास में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप जो साइक्लिक होंगे हाइलाइट ऑर्डर के 6 ऑर्डर के जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे सब Z6 के साथ जाएंगे और 6 ऑर्डर के जितने भी नॉन साइक्लिक है मींस नॉन अबिलियन है वो किसके साथ जाएंगे? S3 के साथ। तो जैसे Z6 के साथ Z2 plus Z3 भी जाएगा। Z2 plus Z3 is not same as Z6 but this is isomorphic to Z6, है ना।
तो ऐसे आप बहुत सारे ग्रुप पाएंगे। मीन्स एक क्लास जैसे कहते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास। तो बीएससी फर्स्ट ईयर 2 क्लास, ये क्लासरूम है 2, बीएससी फर्स्ट ईयर का है और ये बीएससी सेकेंड ईयर का है। तो जब आप कॉलेज जाते होंगे, जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाला है वो अपनी क्लास में जाके बैठेगा, और जो सेकेंड ईयर वाला है उस क्लास में बैठेगा, अपनी क्लास में बैठेगा। वो अलग चीज है कि कभी मूड कर दिया कि आज फर्स्ट ईयर में ही बैठ लेते हैं। तो इसी क्लास की बात हो रही है। तो जैसे जहां भी बीएससी चल रहा होगा, अगर मान लीजिए मैथ ग्रुप से बीएससी है, तो इन जनरल 3 टाइप की क्लास होगी। बीएससी फर्स्ट ईयर, इट में कंटेन्स 200, 300, 500 स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर, इट में कंटेन्स 100, 200, 300 जो भी, और बीएससी थर्ड ईयर। तो इसका मतलब नहीं कि 3 ही स्टूडेंट हैं वहाँ पे, ये तो 3 क्लास है ना। तो all those groups which are cyclic of order 6 goes with Z6, and all those which are non-cyclic and non-abelian of order 6 goes with S3. Clear वाला? तो आपको आज मार्किंग there are 2 group of order 6 आपको आज मार्किंग। तो क्या है Z6 और अब आप देखिए, जो लोग Z6 के साथ जाएंगे, हम लोग उसी थ्योरम पे आएंगे। जो लोग Z6 के साथ जाएंगे, Z6 क्या है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। तो दिस इंप्लाइज साइक्लिक, इंप्लाइज साइक्लिक को साइक्लिक बोला जाता है। दिस इंप्लाइज अबेलियन एंड दिस इंप्लाइज ऑल सबग्रुप्स आर नॉर्मल। तो जितने भी सबग्रुप इसके हैं नॉर्मल होंगे, और 6 के पास 2 और 3 का भी होगा। 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर। जो आप देखेंगे कि इस तरह के जितने अबेलियन हो रहा है 6 ऑर्डर के, उनके लिए जो सिलोज 2 सबग्रुप होगा वो भी यूनिक होगा, और सिलोज 3 सबग्रुप होगा वो भी यूनिक, तभी तो नॉर्मल होगा। लेकिन ऐसे जो ग्रुप है 6 ऑर्डर के जो S3 के साथ जा रहा है, S3 में 2 ऑर्डर के कितने सबग्रुप हैं? 3. Number of element of order 2 in a group is same as number of subgroup of order 2. किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं, उस ग्रुप में 2 ऑर्डर के उतने ही सबग्रुप होते हैं। और उसका रीजन यही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपन फाई ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, तो इज प्राइम नंबर। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए, तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया, यहाँ पे दिया गया कि ऑर्डर ऑफ G6, तो आप लिखेंगे 6 is 2 into 3, 6 is 2 into 3। हम लोग प्रॉपर डिवीजन की बात कर रहे हैं, हम लोग 6 की बात नहीं कर रहे हैं। 6 डिवाइड 6, ठीक है ना। तो पहली केस लीजिए, लेट P is 2, टाइम की बात हो रही थी, लेट P is 2। आप देखिए here P means 2 divides 6, but P square means 2 square does not divide 6. This implies G has silos. P means 2, आप सीधे P को 2 लिखिए। silos 2 subgroup, silos 2 subgroup does not mean number of silo subgroup is 2. silos 2 subgroup does not mean number of silos subgroup is 2। या फिर नाम है, जैसे कि राम या रामू। अब रामू अगर 2 लोगों का नाम है, तो हो सकता है एक अरबपति हो और दूसरा कैसा हो? अरबपति हो। करोड़पति नहीं लाना है किसी को, भारत से ऐसे भी करेंगे मिटाना है आपको, है ना। तो पहले तो इमेजिन करिए कि 4 लोग धनवान है आपको। तो इसका मतलब नहीं है कि ऐसा हुआ तो जस्ट नंबर ही आ जाएगा। फिर नाम है सिलोज 2 सबग्रुप, और नाम किस लिए है? क्योंकि प्राइम की को आपने 2 लिया। तो जी है सिलोज 2 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का होगा, एंड नंबर ऑफ silos
number of such zeros to subgroup is n2 and n2 is 1 plus 2k where k belongs to n union 0. ठीक है, प्रोवाइडेड शर्त क्या है? प्रोवाइडेड शर्त नहीं भूलिएगा, प्रोवाइडेड n2 डिवाइड्स सीधे 3 के पास, जब बिट्टों के फैक्टर को कर ही लेगा जब k 0 करेंगे या 1 करेंगे, n2 डिवाइड्स 3, जो m है जब n2 डिवाइड्स m कर दिया करेगा, np डिवाइड्स m, np डिवाइड्स m, तो कैलकुलेशन आपका छोटा होता है, ठीक है? तो यह 1 प्लस 2k डिवाइड्स 3 ये है ना। अब आप देखिए दो बातें होंगी यहाँ पे, मीन्स n2 is 1 plus 2k, केस नंबर 1 when k is 0 n2 is 1 and this divides 3. This implies G has, है ना, G has unique, ये केस इंप्लाई कर रहे हैं, ये केस इंप्लाई करे, आप फाइनल नहीं आंसर दे रहे हैं, ये केस इंप्लाई करे कि G has unique zeros to subgroup, ये सबग्रुप लिखा है ऑर्डर 2 हैंस नॉर्मल इन G। तो आप ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स में 6 ऑर्डर का एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सीलोज 2 सबग्रुप नॉर्मल है, यूनिक है। बट दूसरी केस में आप आइए, केस नंबर 2 when k is 1, जब k का मान आप 1 करेंगे तो n2 is 1 plus 2 into 1 3 and this divides 3। इस केस में n2 का मान कितना हो जाएगा 3 and this implies not normal in G। तो आपने बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया, खुद को ही नहीं, कि 6 ऑर्डर के ऐसे ग्रुप हैं, 6 ऑर्डर के ऐसे ग्रुप हैं जिसमें एक तो ऐसा ग्रुप है जिसके पास सीलोज 2 सबग्रुप यूनिक है, मींस 2, सीलोज 2 का मतलब ऑर्डर कितना था 2, सीलोज 2 का मतलब कि जितना उसका ऑर्डर होगा आप उसकी बात कर रहे हैं, मींस इस यूनिवर्स में 6 ऑर्डर के ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 2 ऑर्डर वाला नॉर्मल है, और ऐसे भी ग्रुप हैं जिसमें 2 ऑर्डर वाला नॉर्मल नहीं है, और उनकी संख्या कितनी है 3 है। तो आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में 6 ऑर्डर का ऐसा कोई ग्रुप नहीं हो सकता जिसमें 2 ऑर्डर के 4 सब ग्रुप हो जाए। इस यूनिवर्स में ऐसा कोई 6 ऑर्डर का ग्रुप नहीं हो सकता जिसमें 2 ऑर्डर के 4 सब ग्रुप हों, क्योंकि 2 ऑर्डर 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट्स ऑर्डर इज 2, सीलोज 2 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें हो रहा है कि या तो 3 होगा या फिर 1 होगा, 2 भी नहीं। मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है इन दिस होल यूनिवर्स। की बात, मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। आपने एक छोटे से, ये छोटा नहीं है, सीलोज का बड़ा काम है, बट इस छोटे से एग्जाम्पल से आपने कहा इस पूरी दुनिया में 6 ऑर्डर का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास 2 ऑर्डर के 2 सबग्रुप हों, केवल 2 सबग्रुप, 2 ऑर्डर के 4 सबग्रुप हों, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 2 ऑर्डर का 1 सबग्रुप है, या तो फिर दूसरे कैटेगरी के पास 2 ऑर्डर के 3 सबग्रुप है। आप देख लीजिए, यहीं पे देखिए इसका एग्जाम्पल, S3 has 3 एलिमेंट, S3 has 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो उसके पास 2 ऑर्डर के 3 सबग्रुप है और उसमें से कोई नॉर्मल नहीं। तो जब भी NP का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो उस ऑर्डर के जितने भी सबग्रुप होंगे नॉर्मल नहीं होंगे। S3 order this isomorphic to Z2 pi 1 3 isomorphic to Z2
by 2 3 isomorphic to Z2, but none is normal in S3। इसमें से कोई तो S3 में नॉर्मल है नहीं। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो सारे ग्रुप जो S3 के साथ जा रहे हैं, कितनी इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे हैं इसमें, कि वो सारे ग्रुप जो S3 के साथ जा रहे थे उसमें क्या होगा, 2 ऑर्डर का नॉर्मल नहीं होगा उनके पास। ये यूज किया जाता है, आप देखेंगे जो डेयरी फार्मिंग में लोग है ना वो भी यूज करते हैं। छोटे बच्चे जो है उनको एक तरफ खिलाते हैं, बड़ी गायों को एक तरफ रखते हैं। तो जो उनका क्लियर कि जो छोटे बच्चे एक तरफ रखे गए हैं, काफ जिसको बोलते हैं आप, काउ काफ, तो उसमें कोई बड़ी गाय नहीं है। तो आप ये करें कि S3 के साथ 2 ऑर्डर के, S3 के साथ जितने भी ग्रुप गए हैं 6 ऑर्डर के, उनके पास 2 ऑर्डर का नॉर्मल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो लोग जो Z6 के साथ जा रहे हैं उसमें 2 ऑर्डर वाला नॉर्मल ही है। मीन्स हम सोसाइटी को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कर दें कि एक तरफ वो लोग रखे जाए जिनके बेटे या बेटी IAS है, और दूसरी तरफ वो लोग रखे जाए जिनके बेटे या बेटी प्रोफेसर। ठीक है ना, मीन्स ये प्रोफेसरों की लाभी हो गई, ये IAS की DM की लाभी हो गई जिनके बच्चे DM वगैरह है। तो क्लियर हो गया कि फिर इसमें प्रोफेसर नहीं जाएगा। तो Z6 के साथ जितने लोग गए हैं सब में 2 ऑर्डर वाला नॉर्मल है, लेकिन S3 के साथ जितने लोग गए हैं किसी के पास 2 ऑर्डर का नॉर्मल नहीं है। तो आपने देखा कि इस यूनिवर्स में कम से कम 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसके पास 2 ऑर्डर का नॉर्मल है, एक में और एक में नॉर्मल नहीं है। अब हम लोग दूसरी केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 को आपने क्या नाम दिया था? नहीं याद आ रहा। केस नंबर 2, लेट P is 3, आप देखिएगा P is 3 है ना, P is 3, this implies here 3 divides 6, but 3 square does not divide 6, divide नहीं करेगा। This implies G has N3, यही हम लोग लिख लेते हैं दोनों लाइन को मर्ज करके। This implies N3 means 1 plus 3k has, sorry, G has N3 silos, 3 subgroup of order 3 provided such that provided N3 divides order of G। जो नंबर ऑफ सिलोज की सबग्रुप है, जो नंबर ऑफ सिलोज की सबग्रुप है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। इंटरेस्टिंग ये था, लैग्रेंज में था कि ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लैग्रेंज थ्योरम में है कि ऑर्डर ऑफ सबग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट सिलोज में कहा गया कि नंबर ऑफ सिलोज की सबग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सबग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। तब यहां से आप देखिए N3 is 1 plus 3k, this divides order of this, means हम लोग सीधे 2 के पास है, 3 के पास मत करेंगे, 3 को तो करेगा 1 times लेगा। And this implies 1 plus 3k divides 2 only when हमारे पास k is 0, only when k is 0, k की किसी और वैल्यू के डिवाइड नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 6 को डिवाइड करके देखूं तो आप 6 को भी डिवाइड करेंगे, वही बात है। ठीक है, ये तभी डिवाइड करेगा जब k का मान 0 होगा, और k का मान 0 होगा तो N3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब आपने सिलोज ने कितना बड़ा काम किया है ना, आप महसूस करिए उनके हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को।
तभी आपको अच्छी फीलिंग आएगी पढ़ने का। अदरवाइज लगेगा हाँ ग्रुप था, सब ग्रुप निकाल रहे थे, कभी नॉर्मल हो रहा था, कभी नॉर्मल नहीं हो रहा था, लेकिन आप उनको याद करें कितनी मेहनत किए होंगे इसको बताने के लिए। आप कितना विरोध भी तो होता है ना जब आप कोई नई चीज देखने जाते हैं। तो एंट्री इज 1, तो एंट्री के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मीन्स हियर के हैज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट 0 फॉर एंट्री टू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मीन्स दैट इज m हमारा यहाँ पे 2 है, तो उसको डिवाइड करने के लिए k के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मीन्स एंट्री इज व्हाट यूनिक। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स में 6 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं, आदर दे आर अबेलियन, दे आर नॉन अबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, बट ऑल हैव यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, all have unique subgroup of order 3 and hence that subgroup is normal in that group। तो जैसे इसका मतलब हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, जितने भी 6 ऑर्डर के ग्रुप हैं सबके पास 2 ऑर्डर का, सॉरी 3 ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप है, चाहे वो S3 हो चाहे फिर Z6 हो। दिस इंप्लाइज दिस zeros 3 subgroup of order 3 is normal in G। ये नॉर्मल होगा G में। इसका मतलब आप ये भी कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, आप यहाँ से गारंटी कर सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 हैज normal subgroup of order 3 and number of normal subgroup of order 3 is 1 unique। This implies every group of order 6 has normal subgroup of order 3। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जैसे इससे आप आगे पढ़ेंगे ऐसी केस आ जाएगी कि अगर 3 नॉर्मल है, कोई किसी ग्रुप के पास मान लीजिए 2 सबग्रुप मिलते हैं, 2 सबग्रुप, लेट दिस इज H and this is K। If H is normal in G and K is subgroup not necessarily normal, then HK is subgroup of G। तो जैसे आपके टेस्ट में पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, कि G has order 60, पेपर नहीं देखिए, G has order 60, तो क्या G के पास 12 ऑर्डर के, 15 ऑर्डर के, 20 ऑर्डर के सबग्रुप होंगे, ऐसा कुछ पूछा गया है ना। तो अगर कोई एक सबग्रुप नॉर्मल है, दूसरा सबग्रुप है, तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, सबग्रुप तो होगा, नॉट नेसेसरली नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस दुनिया में जितने भी 6 ऑर्डर के ग्रुप हैं, उनके पास एक सबग्रुप 3 ऑर्डर का है जो कि नॉर्मल है। अब आप इसको देखिए, सेम वे एक चीज आप देखिए, यहां से आपने 2 केस बना दी है, इसके लिए आपके पास 2 केस आई। पहली केस आई कि N2 या तो 1 है या फिर N2 कितना है, है ना। और फिर दूसरी केस आई थी कि N3 का मान हमेशा क्या है, 1 है। तो जब आप पेयरिंग करेंगे कि तो केस 1 N2 is 1 and N3 is 1, समझने की कोशिश करिएगा। N2 is 1 and N3 is 1, और केस 2 N2 is 3 and N3 is 1। पेयरिंग पे ये होगी ना, या फिर आप इसके साथ पेयर कर दें, एक पेयर है दूसरा कर दें, ठीक है। अब आप केस 1 को लीजिए, केस 1
N2 is 1. This implies G has zeros 2 subgroup of order 2. This implies G has subgroup of order 2. आप ऐसे बोल सकते हैं N2 is a prime number. तो G has subgroup of order 2. तो जो 2 ऑर्डर का सबग्रुप मान लीजिए उसको S नाम दे दिया, ठीक है ना, X। तो इसमें 2 ऑर्डर तो एक आइडेंटिटी होगा और एक हम लोग कोई एलिमेंट मान लेते हैं X है, 2 ऑर्डर का सबग्रुप है। तो 2 ऑर्डर का सबग्रुप बिना आइडेंटिटी की तो होगा नहीं ना। तो एक आपने मान लिया कि आइडेंटिटी ही है और दूसरे क्या मान लिया, X है। अब जो इसी में आप लिए कि N3 is 1, ठीक है ना, N3 is 1। तो N3 1 है तो इसमें भी तो आइडेंटिटी होगी ना, दैट दिस इज K और इसे Y1 Y2 का नाम दे, इसे X1 कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों सबग्रुप को मिला के टोटल एलिमेंट कितने होंगे, दोनों सबग्रुप का टोटल एलिमेंट 1 2 3 4, दोनों सबग्रुप का मिला के टोटल एलिमेंट कितना हुआ, 4 ही हुआ ना। तो आप देखते समय ऐसे नहीं कि लगातार हम लोग केस ही बनाते चले जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जिसमें आपको मिल गया मान लीजिए 2 ऑर्डर के 15 सबग्रुप मिल रहा है। तो फिर आप उनकी बाकी जो प्राइम है उनके साथ पेयर करते हैं और पेयर करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को एक्सीड कर गया। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को एक्सीड कर जाएगा तब तो संभव तो नहीं है ना। सीरोस पी की केस में, सीरोस पी की केस में संभव है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना। अब आप दूसरी मीन्स ऐसे ग्रुप मिलेंगे, ऐसे ग्रुप मिलेंगे। दूसरी केस है केस 2, अगर N2 का मान 3 हो गया, ठीक है ना, 3 अलग, तो ये H1 H2 और आइडेंटिटी पे ही कॉमन करके हम लोग इसे H3 करते हैं। तो 2 ऑर्डर का है तो क्या होगा, एक X1 ये आइडेंटिटी, X2 X3, यहां से देखिएगा 3 हो गया, है ना। और आप ये कर रहे हैं कि दूसरा जो है N3 का मान कितना 1 है, तो N3 इज सीरोस 3 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 और कोई सबग्रुप अगर 3 ऑर्डर का है, if H is a subgroup of order 3 then definitely it will have 2 element of order 3, one is identity। तो इसके पास 2 distinct element आएंगे आइडेंटिटी के अलावा, आइडेंटिटी कॉमन हो गया, से दिस इज योर X4 एंड X5, ठीक है। तो जो सीरोस 2 सबग्रुप आप सीरोस P सबग्रुप आप दे रहे थे दूसरी केस में, ये भी कैसे आप डिस्कार्ड करेंगे। तो जब इनको आप ले रहे हैं, अगर हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है टोटल एंड ऑर्डर ऑफ सबग्रुप इज 6 मींस वाया सीरोस P सबग्रुप जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर रहा। इसका भी आपको ध्यान रखना है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बात की थी कॉन्जुगेट सबग्रुप, आप इसको रहेंगे। और दूसरा ये है जो डिस्टिंक्ट सीरोस P सबग्रुप है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, डिस्टिंक्ट सीरोस P सबग्रुप इंटरसेक्ट कहाँ पे करना है। जैसे आपने अगर इसकी बात कर दी सीरोस P मींस किस प्राइम नंबर, तो S3 के केस में जो सीरोस 2 सबग्रुप आए 3 आए, है ना, 1 2 आइडेंटिटी, आप देखिए आइडेंटिटी 1 2 लिख सकते, दूसरा आइडेंटिटी 1 3, तीसरा आइडेंटिटी 2। तो इनका इंटरसेक्शन कौन आया, आइडेंटिटी। तो डिस्टिंक्ट सीरोस P सबग्रुप इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी। सीरोस P की बात हम लोग कर रहे हैं। सीरोस P मींस P पावर ऑर्डर होगा उसका, और ऑर्डर पावर जो है नॉट नेसेसरी P पावर n, हियर n इज नॉट नेसेसरली 2 3 4 5, 1 भी तो हो सकता है जैसे इस केस में था।
तो आपने इस एग्जाम्पल से बस यही सीखा कि आपने 6 ऑर्डर के ग्रुप के लिए ऐसी गारंटी कर दी कि 3 ऑर्डर वाला हमेशा नॉर्मल होगा, 2 ऑर्डर वाला नॉर्मल हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर 2 ऑर्डर वाला भी नॉर्मल हो गया तो ग्रुप अबेलियन हो जाएगा। अगर जितने भी सीरोज पी आ रहे हैं सब नॉर्मल होने लगे, सब यूनिक होने लगे, है ना। आप एक एग्जाम्पल देखिएगा, एकदम आराम से देखिए, जिनको को आपने पढ़ा हुआ है। क्यूएट की बात हम लोग करें, कॉन्जुगेसी क्लास, कॉन्जुगेट एलिमेंट, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर ऑफ सब सब पढ़ा है, सबका यूज धीरे धीरे करेंगे। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 8, ठीक है ना। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 8। आपसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा, बस ये कहा जा रहा है कि जी का ऑर्डर कितना है, 8। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 क्यों, 2 की भी लिखेंगे। अब इसमें एक ही केस ही बनेगी, लेट p is 2, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2 क्यूब डिवाइड्स 8। अब लिख दे 2 पावर 3 plus 1 does not divide 7, ये तो ऑब्वियस है, बट आप लिखेंगे ही। दिस इम्प्लाइज G has silos 2 subgroup of order 2 cube। 2 क्यूब ऑर्डर का होगा। इंटरेस्टिंग ये है, इसके पास जो सीरोज 2 सब ग्रुप है वो किसने ऑर्डर का है, 8 ऑर्डर का है, 2 क्यूब ऑर्डर का है। एंड N2 इज प्राइम इज 1 plus 2 के डिवाइड्स 8 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे p पावर n इंटू m टाइप का क्वेश्चन है, 1 ही है। या तो आप सीधे उसको 1 भी कर सकते हैं, m की वैल्यू 1 कर सकते हैं आप। दिस इम्प्लाइज ये कब डिवाइड करेगा, फॉर k इज इक्वल टू 0 ओनली, है ना। फॉर k इज इक्वल टू 0 ओनली, फॉर k इज इक्वल टू 0 ओनली डिवाइड करेगा। k का और मान लीजिए आप 1 लीजिए 3 आ जाएगा, डज नॉट डिवाइड। 2 लीजिए 5 आ जाएगा, डज नॉट डिवाइड। 3 लीजिए और बढ़ जाएगा, 3 लेंगे 7 आ जाएगा, डज नॉट डिवाइड। तो फॉर k is equal to 0 only divides, this implies what, N2 is 1। अब कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कहाँ का आप कंफ्यूज नहीं होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि दिस implies silos 2 subgroup of order 2 cube means 8 is normal in what, G। तो इससे बस एक निष्कर्ष आप दे पाए, क्योंकि प्राइम p यहाँ पे 2 है, सिंगल प्राइम लिया गया, तो आपने इसे निष्कर्ष दे दिया कि 8 ऑर्डर के जितने ग्रुप हैं उसमें 8 ऑर्डर वाला सबग्रुप नॉर्मल होगा ही होगा, और 8 ऑर्डर वाला सबग्रुप तो खुद ही हो जाएगा ना, सबग्रुप ग्रुप खुद का सबग्रुप होता है। तो इससे बस इस बात की गारंटी हुई कि जो 8 ऑर्डर वाला सबग्रुप है वही सीरोज 2 सबग्रुप है एंड इज ऑलवेज नॉर्मल। अब जैसे इस पे आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आएगा, और बहुत बड़ा आ गया तो आप ऐसे सरेंडर की मूड में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, लेट G be a group of order 8। एक एग्जाम्पल, लेट G be a group of order 8। G को 8 ऑर्डर का ग्रुप कहा है, ये 8 ऑर्डर का ग्रुप है, और G के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। आप जैसे पेज नंबर 420 8th एडिशन या पेज नंबर 406 4th एडिशन पे जाएंगे तो आप शाबाश,
आप पाएंगे कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर आर 5 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। कभी कभी पूछ लिया जाता है वहां पे इस ऑर्डर के कितने डिस्टिंक्ट अप टू आइसोमॉर्फिज्म है। तो 8 ऑर्डर के जो 5 ग्रुप है, पहला बोल दो आप, पहला हम ये बोल देते हैं सबसे टफ जो है जेडेड है ना, और इसके बाद डी 2 into 4 D8, इसके बाद हाँ Z4 प्लस Z2 8 ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं है तो इसमें बड़ा ऑर्डर 4 होगा, इसमें बड़ा ऑर्डर 8 होगा, एंड Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 और कौन बचा शाबाश Q8 एक बच गया Q8। तो आप ये कह रहे हैं अच्छा कितने अबेलियन होंगे, ये साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, ये भी अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, तीनों अबेलियन है ना। तो एक लाइन आप उसमें ग्रुप में आप पढ़ेंगे कि आपको आइसोमॉर्फिज्म कितने अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो जो ऑर्डर होता है उसका डिस्टिंक्ट प्राइम पावर फैक्टराइजेशन लेते हैं और उस पावर का पार्टीशन करते हैं। जैसे इसमें 8 का 2Q है ना, तो इस 3 का हम लिखवा देंगे किसी दिन जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो भी लिख लेंगे। बट जैसे आप 3 का पार्टीशन करिएगा तो 3 is 3, 3 is 1 plus 2, 3 is 1 plus 1 plus 1, 3 ही डिस्टिंक्ट पार्टीशन करते हैं। और इस बात की गारंटी हो जाएगी कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में 8 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो 5 ग्रुप हैं उसमें 3 कैसे हैं अबेलियन, और 3 अबेलियन में से एक ही साइक्लिक है। अबेलियन तो दोनों ही है बट साइक्लिक एक ही है। तो आप ये कहने जा रहे हैं कि आर दोस 5 कैटेगरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है ना, उनके साथ जो लोग जाएंगे, जो Z8 के साथ जाएंगे वो साइक्लिक होंगे, अबेलियन है, सारे सबग्रुप नॉर्मल होंगे। Q8 के साथ जाएंगे नॉन अबेलियन बट सारे सबग्रुप नॉर्मल, Q8 की एक प्रॉपर्टी है। D8 के साथ जाएंगे नॉन अबेलियन, टोटल कितने ग्रुप सबग्रुप, D8 के पास टोटल कितने सबग्रुप 10 4 का डिवाइजर 1 to 4 3 एंड सम ऑफ डिवाइजर 1 plus 2 plus 4 7 7 plus 3 10। कितने नॉर्मल, D8 में कितने, D8 में D2 into 4 कितने नॉर्मल नहीं, कितने नॉर्मल होते हैं D8 में, पहला तो D8 खुद ही नॉर्मल हो जाएगा और दूसरा होगा 4 के लिए आप लिखेंगे x पावर 4/1 ये नॉर्मल होगा, x पावर 4/2 ये नॉर्मल होगा, x पावर 4/4 ये नॉर्मल होगा, और x2i x2 1 2 3 4 5 उस 10 में से 6 सबग्रुप ऐसे हैं जो, ठीक है ना, D8 के पास। अगर आप Z2 प्लस Z4 के पास गए, Z4 प्लस Z2 के पास, तो इसके जितने भी सबग्रुप सब नॉर्मल हो जाएंगे और इसके भी जितने सबग्रुप सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपने इसमें देखा कि जब आप ऑर्डर 8 की बात कर रहे थे तो CO2 सबग्रुप यूनिक है। Let G be group of order 8, then CO2 subgroup is unique and hence normal in G। मीन्स आपने ये कह दिया कि 8 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं वो खुद के CO2 सबग्रुप, ठीक है ना, इसके अलावा कोई CO2 सबग्रुप है ही नहीं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, आप देखिएगा क्वेश्चन जो एग्जाम बीट करता है और जो एग्जाम में रह जाता है दोनों छोटा सा अंतर है। सक्सेसफुल मैन डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कुछ तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी। आप हमको चाहे जितना, वो दूसरी लाइन है ना, बट इस पे एक बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया कि सर आप हमको चाहे जितना रुलाने की कोशिश करें हम हमेशा हंसते रहे। कुछ बात है कि हस्ती, तो हस्ती दूसरे हस्ती की बात है। तो आप क्या करिए कि 8 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं
सब खुद के सीलोज टू सब ग्रुप, इसके अलावा नहीं है। तो आप लिख सकते हैं देन ऑप्शन ए, G has only one silos P सब ग्रुप। अब P को साइलेंट कर दिया जाएगा। G has only one silos P सब ग्रुप है ना। फॉर देखिए फॉर P is equal to 2, 3 and 4 पहला ऑप्शन। कहाँ पे आप कंफ्यूज किया जाएगा लिटिल बिट। दूसरा है कि G has यूनिक silos टू सब ग्रुप ऑर्डर 8। तीसरा ऑप्शन है कि G is itself silos टू सब ग्रुप। G is itself silos टू सब ग्रुप एंड D की बात करते हैं। G has subgroup of order 4 which is normal in G। अच्छा सिलोज है तो जरूरत नहीं कि सारा क्वेश्चन उसी पर है। अगर आपको ये चीजें याद रहे और ऐसा जब भी कुछ आएगा छोटे ग्रुप में आएगा, जनरली छोटे ग्रुप 60 ऑर्डर करके आप ग्रुप याद कर लो, आपके मैक्सिमम काम हो जाएगा 60 ऑर्डर है ना। तो आज 20, कल 10 और याद करना, उसके बाद 10 बड़ा ग्रुप आया 10 याद करो, अगले 3-4 दिन में 60 ऑर्डर तक के ग्रुप आपको दिन याद है। तो पहला ऑप्शन है कि G has only one silos P subgroup are P 2 3 4। पहला ऑप्शन तो ऐसे चला जाएगा कि P जो सिलोज P है इसमें P का मान 4 होगा और P is equal to 2 केवल रहता तो ये यूनिक रहता। G has unique silo टू सबग्रुप, साइलो नहीं बोलेगा सिलो, और जो सिलो है जो लो है बहुत जल्दी से बोलना सिलो सिलो है ना। G is itself silos टू सबग्रुप भाई। तीसरा ऑप्शन है कि G has सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 which is normal in G। तो अगर आपके पास वो पांचों ग्रुप 8 ऑर्डर वाले दिख रहे हैं तो पहला था Z8 4 ऑर्डर का है इसके पास नॉर्मल होगा। Q8 4 ऑर्डर का I है, J है, A है नॉर्मल होगा। D8 के पास 4 ऑर्डर का X2I है, X2 XY है और एक X2 भी है ना, नहीं X वाला है 4 ऑर्डर का, ये भी नॉर्मल होगा। तो 4 ऑर्डर का इसके पास भी नॉर्मल है। Z4 प्लस Z2 के पास जितने भी ग्रुप सब ग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे। इसके पास Z4 प्लस 0 टाइप का सब ग्रुप होगा जो कि नॉर्मल हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 4 होगा। Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 के पास आप लिख देंगे Z2 प्लस Z2 प्लस 0, ये भी 4 ऑर्डर का होगा जो इसमें नॉर्मल होगा, क्या देखिए है ना। तो अगर ये लाइन आपको याद है कि आपको आल्सो मार्किंग देयर आर ओनली 5 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 मींस आप एक क्लास की बात कर रहे हैं कि एक क्लास ऐसा है जो Z8 के साथ जा रहा है, दूसरा क्लास ऐसा है जो Q8 के साथ जा रहा है। Q8 के साथ जो लोग जाएंगे वो सब नॉन अबेलियन होंगे, लेकिन उन सब के सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, सभी सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। और D8 के साथ जाएगा, D8 के साथ वो लोग जाएंगे जिनके 10 सब ग्रुप हो रहे हैं, उसमें से 6 कितने हैं नॉर्मल हो रहे हैं। और Z2 प्लस Z4 के साथ हो जाएगा जिसके सारे बट नॉन अबेलियन 4 ऑर्डर के एलिमेंट है। Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 भी 8 ऑर्डर का है बट हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं, yet it has subgroup of order 8 sorry 4
it is not necessary for a group to have subgroup of order D implies it has element of order D. किसी ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है, हम लोग जरूरी की बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर डी ऑर्डर का सबग्रुप है किसी ग्रुप के लिए, ये जरूरी नहीं है कि डी ऑर्डर का सबग्रुप है तो डी ऑर्डर का एलिमेंट भी होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। सबग्रुप है तो हम लोग सबग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर डी ऑर्डर का एलिमेंट है तो डी ऑर्डर का सबग्रुप होगा ही होगा, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन आप देखें 8 के लिए। अब हम लोग चलते हैं A4 की तरफ। A4 याद आ रहा है आपको? A4 है क्या? A4 is subset of S4 of all even permutations of S4 और सबको फॉर्म करता है एंड M4 इज नॉर्मल इन S4 में नॉर्मल भी होता है, बट हम लोग डायरेक्ट A4 के पास नहीं है, हम लोग लिखेंगे कि लेट G बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, लेट ऑर्डर ऑफ G बी 12 बी ए ग्रुप, 12 को ग्रुप नहीं बोलना, G को बोला जाता है कि G जो है 12 ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसको लिखने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G 12 का ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, G को ग्रुप बोल रहे हैं कि G इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। तो अब 12 है तो आइए इसके पास 12 इज 4 into 3, 2 square into 3, P is 2 and P is 3, P is 2, P is 3, क्लियर हो रहा है ये। P is 2, अब आप 2 के साथ चलिए, 2 square divides 12, 2 cube does not divides 12, है ना, डिवाइड कर लेगा। तो दिस implies G has and 2 means 1 plus 2 की silos, 2 subgroup of order 2 square provided शर्त है, provided 1 plus 2 k means and 2 divides order of G, that is and 2 divides, that is and 2 divides 3, P पावर n को आप हटा सकते हैं उसमें से, and 2 divides 3, तो and 2 divides 3, and 2 क्या है 1 plus 2 की divides 3, 1 plus 2k divides 3, अब 1 plus 2k divides 3 तो कितनी केस आए, k is equal to 0 and 2 is 1, k is equal to 1 and 2 is 3, ठीक है ना। तो k is equal to 0 and 2 is 1, अब अगर n2 1 हुआ तो डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर n2 1 लिया गया तो फिर नॉर्मल होगा और n2 3 लिया गया तो नॉर्मल नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में 12 ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ के पास 4 ऑर्डर के जो सब ग्रुप हैं 4 ऑर्डर क्या है, नॉर्मल नहीं, 4 ऑर्डर वाले नॉर्मल नहीं, बट ऐसा है जिसमें 4 ऑर्डर वाला हमेशा नॉर्मल। जैसे A4 की बात करेंगे, A4 के पास 4 ऑर्डर का नॉर्मल मिलता है ना, पॉलीकेसी हो। अब जब P को आप 3 लेंगे तो 3 divides 12, 3 square does not divides 12, that's 55, है ना। And this implies what? This implies G has n3 1 plus 3 की silos 3 subgroup of order 3, G has n3 1 plus 3 के silos 3 subgroup of order 3, provided ये नंबर को बताता है कितने silos subgroup है, provided n3 divides what
2 स्क्वायर, n3 डिवाइड्स 2 स्क्वायर, वही ना बचेगा 2 स्क्वायर। तो n3 मींस 1 प्लस 3k डिवाइड्स 4 की बात हो रही है, आप ध्यान से k 0, n3 is 1, k is 1, n3 is 4, है ना? k is 1, n3 is 4, k is 0, n3 is 1। तो आपके पास कितने पेयर बन गए? 4 बनेंगे। n2 1 और n2 3 और n3 1 और n3 4। ध्यान से देखिए, पहला है n2 1 n2 3 और दूसरा है n3 1 n3 4। ठीक है, तो जो आप पेयरिंग करेंगे किसको कैंसिल कर देगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए पहली केस बनेगी केस 1, जब n2 का मान 1 हो, n3 का मान 1 या n3 1 n2 1 कर लिया दिस। ठीक है, दूसरी केस बनेगी केस नंबर 2, n3 1 n2 3 बन गया दूसरी केस। तीसरी केस बनेगी केस नंबर 3, n3 4 n2 1। ये चौथी केस बनेगी n3 4 n2 3। 4 केस बनेंगे। और अब सबसे पहले चौथी केस को, अगर 3 ऑर्डर के 4 सबग्रुप हो जाए, ठीक है ना, 3 ऑर्डर के 4 सबग्रुप हो जाए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि 3 ऑर्डर के कितने सबग्रुप हो रहे हैं। तो अगर 3 ऑर्डर के 4 सबग्रुप हो गए, K1 ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं ऑर्डर 3, K2 K3 K4 ऑर्डर 3 वाले, तो आइडेंटिटी x1 x2 x3, आइडेंटिटी x3 x4 x5, आइडेंटिटी x5 x6 x8 x7, आइडेंटिटी x8 x9 x10। यानी और इसमें क्या हुआ, 3 ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट लिए जाएंगे, कितने एलिमेंट उसमें। अब इसका दूसरा केस है कि ऑर्डर 4, सिलोज 2 क्या है, सिलोज 2 का ऑर्डर कितना है 4, सिलोज 2 का ऑर्डर 2 नहीं है, क्योंकि कितना था दिस 4 into p means 2 स्क्वायर into p। तो जो सिलोज 2 है उसका ऑर्डर 2 नहीं, उसका ऑर्डर कितना है 4 है, बट जो सिलोज 3 है उसका ऑर्डर कितना है 3 है ना। तो आप इसको देखिए 4 ऑर्डर। अगर तीसरी केस लास्ट केस की बात करें हम लोग, मींस 4 ऑर्डर के कितने सबग्रुप की बात हो रही है 3। तो 4 ऑर्डर के 3 सबग्रुप, तो आइडेंटिटी की बात 3 एलिमेंट, आइडेंटिटी की बात 3 एलिमेंट, आइडेंटिटी की बात 3 एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट कॉमन भी हो गए कि 2 एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, एक तो डिस्टिंक्ट होगा, कम से कम 2 तो डिस्टिंक्ट या कोई एक डिस्टिंक्ट होगा ना। अगर कोई एक डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा है तो फिर तो सारे सेम हो जाएंगे। तो किसी आइडेंटिटी कॉमन है, आइडेंटिटी 4 ऑर्डर में आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद 3 एलिमेंट है। तो अगर 4 ऑर्डर में आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद, जैसे आप D12 के पास जाओ, 4 ऑर्डर के सबको निकालो, तो आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद 3 बच रहे हैं, तो कम से कम एक तो कोई डिफर करेगा ना। तो अगर एक डिफर कर गया तो वहां से 4 मिल जाएंगे, 2 ही मिलते हैं तो भी कितना हो जाएगा, आपने इधर 10 लिखा था, 10 2 12 13 ऐसे एक्सीड कर जाएगा। तो जो ग्रुप का ऑर्डर 12 है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे, सिंस डिस्टिंक्ट सिलोज की सबग्रुप इंटरसेक्ट है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर एलिमेंट एक्सीड करेगा, ये केस अपने आप बाहर। ठीक है, ये केस बाहर जाने का मतलब आप ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो ग्रुप इन दिस यूनिवर्स ऑफ ऑर्डर 12 व्हिच हैज 3 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4
and 4 subgroup of order. There is no subgroup of order 12 in this universe which has 3 subgroup of order 4 and 4 subgroup of order 3. 3 केस बाहर, ठीक है। अब बचिए 3 केस। तो 3 केस के लिए आप बोल रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास 4 ऑर्डर का एक ही सबग्रुप है, ये डे, और 3 ऑर्डर का एक ही सबग्रुप है, सॉरी Z12 के पास, Z8 में Z12 के पास 3 ऑर्डर का होगा, 3 चौका 12। ऐसे ही दुनिया में ऐसा ग्रुप है जिसके पास 3 ऑर्डर का एक है बट 4 ऑर्डर का 3 है। ऐसा भी है जिसके पास 3 ऑर्डर का 4 है और ये 4 ऑर्डर का एक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, 6 ऑर्डर का भी हो सकता है। हम लोग फिर जीरोस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये अगर एंट्री का मान 1 हुआ ये नॉर्मल होगा, एंट्री का मान 1 हुआ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब ये करें कि आप देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कह दिया कि अगर एंट्री नॉट नॉर्मल है implies that N2 is not normal। N2 मतलब समझ रहा है, ऑर्डर 4 की बात कर रही है, कह रहा है कि if G has not normal subgroup of order 3 guarantee that G has not normal subgroup of order 4। नॉट नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल को बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉट नॉर्मल, मींस 12 ऑर्डर का जो ग्रुप है, आप ये बोलेंगे 12 ऑर्डर का जो ग्रुप है, 12 ऑर्डर का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें न तो 3 ऑर्डर वाला नॉर्मल हो न ही 4 ऑर्डर वाला, ऐसा ग्रुप ही नहीं। तो 12 ऑर्डर का इस दुनिया में 12 ऑर्डर का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें न तो 3 ऑर्डर वाला ही नॉर्मल हो न ही 4 वाला हो। इस कोई एक नॉर्मल जरूर होगा, या तो 3 ऑर्डर वाला नॉर्मल है या फिर 4, या फिर ये केस करे कि दोनों नॉर्मल है, ये केस करे कि दोनों नॉर्मल है। बट इस केस से ये आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है, लेट G be a group of order 12 if G has normal subgroup of order 3 implies G has no normal subgroup of order 4। ये आ गया। If G has normal subgroup of order 3 implies G has no normal subgroup of order 4, फेल कर जाएगा। तो इससे तो आपको पास लग रहा है, इससे तो फेल कर जाएगा, तो दोनों को मिला के आंसर देगा, ठीक है। अब अगर इसको लेते हैं कि let G be group of order 12 in which G has no normal subgroup of order 3, no normal subgroup of order 3, no normal subgroup of order 3 implies G has at least one normal subgroup of order 4। ऐसे ही आप पेपरों में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आप समझ पाएंगे। पहली केस में ये कहा जा रहा है कि 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर वाले दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है। दूसरी केस में आप ये कह रहे हैं कि जो 3 ऑर्डर वाला है वो इसे H कर दिया जाए, तो ये तो नॉर्मल है G में, लेकिन अगर इसको हम लोग K कर दें तो K इज नॉट नॉर्मल इन G। और चौथी केस में कह रहे हैं कि H इज नॉट नॉर्मल इन G बट K इज नॉर्मल इन G। और पहले में कह रहे हैं कि दोनों नॉर्मल, H and K both are normal in चीजें पकड़ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ G is 15, लेट ऑर्डर ऑफ G is 15। थ्री इंटू 5 और 15 को आपको ऐसे मार्किंग हाउ मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 1। दिस इज 3 into 5, 3 less than 5, 3 does not divide 5 minus 1। This implies G is cyclic and is isomorphic to
जेड पी है ना। तो अगर इसको सेटिस्फाई करता है साइक्लिक हुआ, साइक्लिक अबेलियन। और इसको ऐसे भी लिखेंगे कि 3 is 3 into 5, दैट्स 3 power 1 5 power 1। इस 1 का पार्टीशन 1 ही है और इस 1 का पार्टीशन भी 1 ही है, तो P1 into P1 is 1 into 1 this one। तो number of abelian group of order 15 is 1, but total number of group up to isomorphism of order 15 is 1। तो आपको आइसोमॉर्फिज्म में एक भी ग्रुप हो रहा है 15 ऑर्डर का, वो अबेलियन है, तो डेफिनेटली 15 ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो जेड 15 के पास तो जाएगा ना, कम से कम एक जेड 15 के साथ जाएगा। और एवरी नेचुरल नंबर n देयर इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विच इज आइसोमॉर्फिक जेड के साथ जाना पड़ेगा। तो ये साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक है तो क्लियर ही है सारी चीजें आपको, मींस p is 3, p is 5, when p is 3, यहाँ से देखिएगा 3 divides 15, p square does not divide 15, means G has n3 1 plus 3k silos 3 subgroup of order 3 provided। सब क्या है कि n3 divides 5, n3 divides 15, that is 5, 3 into 5। जो p पावर n into m बचा है उसी m को आप np से डिवाइड किया करिए, तो कैलकुलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो n3 divides 5, अब 5 means 1 plus 3k divides 5, this implies k is equal to 0 only and this implies n3 is 1। तो जब n3 1 होगा तो क्लियर है कि नॉर्मल होगा। और अगर ये आपने कह ही दिया कि साइक्लिक है तो इसके जितने भी सबग्रुप सब नॉर्मल है। इसके पास सिलोज 3 सबग्रुप भी है, सिलोज 5 सबग्रुप भी है इसके पास, ठीक है ना। सिलोज 3 भी है और सिलोज 5 भी है, और आप देखेंगे कि ये है क्या नॉर्मल दोनों है ना। तो आप इसमें क्वेश्चन ले सकते हैं ऐसा। अगर एक लाइन आप ये याद रखते हैं कि अगर ग्रुप 15 ऑर्डर का है तो उसके पास 3 ऑर्डर का भी नॉर्मल सबग्रुप होगा और 5 ऑर्डर का भी होगा। तो अगर किसी ग्रुप के पास, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, किसी ग्रुप के पास 15 ऑर्डर का सबग्रुप है तो उसके पास 3 ऑर्डर का नॉर्मल भी हो जाएगा, 5 ऑर्डर का भी नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर 3 ऑर्डर का भी नॉर्मल हो गया, 5 ऑर्डर का भी नॉर्मल हो गया, अब अगर 2 ऑर्डर का भी सबग्रुप है उसके पास, if 2 divides order of G2 is a prime number, then definitely G has element of order 2 and n subgroup of order 2, then this guarantee 3 into 2 6, G has subgroup of order 6, height normal 5 into 2 10, G has subgroup of order 10। क्वेश्चन नंबर 30 या 30 दिख रहा है आपको धीरे धीरे। तो ये यहीं से सब लिखिएगा सबके आंसर। तो let G be a group of order 30 and just and index of H in G is 2। जब ऐसा कुछ कह दिया जाए कि इंडेक्स ऑफ H in G is 2, तो आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लेफ्ट एंड नंबर ऑफ राइट डिस्टिंक्ट जो कोसेट है उनकी संख्या कितनी है 2 होंगे। तो H के जो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट वो भी 2 होंगे G में, और राइट भी 2 होंगे। तो इसका मतलब ये इंडेक्स थ्योरम से तो ये हो गया कि H इज नॉर्मल G। और इंडेक्स तो आप इस क्वेश्चन को क्योंकि लिखा जा रहा है तो आपको ये सब पता नहीं जाएगा वहाँ पे। एंड H index of H in G is 2, correct? Then first G has normal subgroup of order 5, G has normal subgroup of order P, G has
subgroup of order 6 and G has subgroup of order 10. तो जब आप पहली लाइन तो क्या 30 का है ना? आपके पास Z30 है, D30 है, बहुत से 30 वाले ग्रुप आएंगे। तो दूसरा ये है कि जो इन्होंने दिया कि इंडेक्स ऑफ H in G is 2, this implies H is normal subgroup in G, and this implies order of H is what? This implies G has cyclic subgroup of order 50. And since every subgroup of a cyclic subgroup is normal, cyclic tendance normal, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल शुरू हो जाएगा, है ना? तो इसका आंसर आप खुद से करिए, चेक कराइए, और सीलोस के थ्रू भी जाकर के आप चेक करिएगा थोड़ा सा कि सीलोस सबग्रुप कितने हैं इसमें। 2 3 5 है ना? 2 3 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे पी के लिए। तो आप 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा आप काम करेंगे। पहला है सीलो सबग्रुप निकालना सबका। ऑर्डर ऑफ जी इज 20, ऑर्डर ऑफ जी इज 40, ऑर्डर ऑफ जी इज 45, ऑर्डर ऑफ जी इज 36, ऑर्डर ऑफ जी इज 21। बस तो आप इसके सीलो सबग्रुप चेक करिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको जरूर करना है, हाउ टू फाइंड distinct COP subgroup. Thank you. Have a nice day.